दोस्तों लास्ट टाइम जब हमने बाइनरी सर्च का रिकर्सिव अप्रोच सीखा था, वही प्रोग्राम में फिर से कवर करना चाहता हूँ, लेकिन आइटरेटिव लूप अप्रोच से। तो कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे वो हम देखें। तो हमने फंक्शन का नाम दिया था बाइनरी सर्च, जिस कैरे पास किया था वैल्यू टू सर्च एन, किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है। अब आपको मैंने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पढ़ाया था, तो क्यों ना यहाँ पे मैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का यूज करूँ। और यहाँ पे मैं एंड स्पेसिफाई करूँ साइज -1। तो एडवांटेज ये होगा कि बाय चांस अगर कोई स्टार्ट और एंड वैल्यू पास नहीं करता है तो डिफॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट यूज हो जाएगा। तो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू 0 है और एंड वैल्यू क्या है, साइज -1। हम एक लूप चलाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि आइटरेटिव टेक्निक में लूप परफॉर्म होता है। तो कब तक लूप चलाएंगे, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, यानी जब तक कम से कम एक वैल्यू अवेलेबल है। क्योंकि एक वैल्यू अवेलेबल होगी तो स्टार्ट भी वही होगा, एंड भी वही होगा। अगर दो वैल्यूज होंगी तो स्टार्ट होगा 1 और एंड होगा 2। अच्छा, लूप रुकेगा कब? हमेशा मैंने आपको समझा कि लूप तभी रुकता है जब कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो कंडीशन फॉल्स क्या हो जाएगी, स्टार्ट ग्रेटर देन एंड। तो हम जानते कि उसका मतलब है वैल्यू नॉट फाउंड। तो उसके इस पर रिटर्न क्या किया था हमने, -1 इंडेक्स, इनवैलिड इंडेक्स पोजीशन। तो जो काम पहले हम रिकर्जन से परफॉर्म करे थे, वो काम हमने किससे परफॉर्म कर लिया, लूप से। अब बस हमें यहाँ पे मिड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मिड का फॉर्मूला था, यहाँ पे मिड डिफाइन कर सकते हैं। तो मिड का फॉर्मूला था स्टार्ट प्लस एंड अपॉन 2। फिर कंडीशन थी कि क्या एन आप एग्जैक्टली ए मिड के बराबर है या नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पोजीशन मिड पे ढूंढी जाती है। फर्स्ट वी सर्च एट मिड इंडेक्स। तो हो सकता है कि डेटा में मिड इंडेक्स पे मिल जाए, तो उसके इस पर रिटर्न करेंगे मिड को। टर्मिनेट फंक्शन एंड रिटर्न बैक मिड वैल्यू। तो जो भी मिड वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वैल्यू छोटी हो। तो हमने पढ़ा था कि हमें लेफ्ट हाफ में सर्च करना है। तो एंड बराबर हो जाएगा मिड -1। तो जो मिड है उससे एक पोजीशन बैक पे क्या रहेगा, एंड रहेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वैल्यू जो है वो मिड से बड़ी हो। तो उस केस में स्टार्ट बराबर मिड +1। ये राइट हाफ था। स्टार्ट बिकम्स 1 स्टेप फॉरवर्ड ऑफ मिड। तो जो भी मिड है उससे एक स्टेप फॉरवर्ड। तो इससे हमने यहाँ पे जो है फंक्शन को डिजाइन कर लिया। तो जो काम हम पहले रिकर्जन से परफॉर्म करे थे, वही अब हमने किससे परफॉर्म किया, आइटरेटिव लूप अप्रोच से। अब हमें जो है मेन प्रोग्राम बनाना है। मेन फंक्शन एज इट इज रहेगा, मेन फंक्शन में कोई चीज नहीं। तो यहां मैं कॉपी पेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं।
तो एंड यूजर को इससे कोई मतलब नहीं कि रिकर्सिव अप्रोच बनाई गई है कि आइटरेटिव अप्रोच। अब हमने आपको गो टू स्टेटमेंट पढ़ाया है, हम चाहें तो यहाँ पे बिगिन लगा सकते हैं जिससे कि बार बार हम सर्चिंग कर पाए, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी आउट प्रेस 1 टू सर्च अगेन। हम यूजर से कह रहे हैं कि अगर आपको फिर से सर्च करना है तो 1 प्रेस करें, और हम कंडीशन देंगे कि एन अगर एग्जैक्टली 1 है तो वापस कहाँ, गो टू बिगिन, जिससे क्या होगा कि हम रिपीटेडली सर्च परफॉर्म कर पाएंगे। इस प्रोग्राम को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे कोड ब्लॉक्स में ट्राई करना चाहेंगे। इसे कंपाइल किया जाए। कुछ यहाँ पे हमने मिस्टेक की, शायद यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया हमने, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी पैरामीटर्स आते हैं सबका डेटा टाइप में इंडिविजुअली स्पेसिफाई करना होता है। अब सब कुछ हो गया। अब देखें डेटा मेरे पास क्या क्या है। ये डेटा है, मैंने आपसे कहा था कि घर में आप खुद इनपुट करवाएंगे और परफॉर्म करेंगे बबल या सिलेक्शन सॉर्ट, फिर सर्चिंग परफॉर्म करेंगे। तो जैसे मैं कभी 16 सर्च करूंगा, कभी 36, देखिए कैसा रिजल्ट आता है। तो पहले मैंने कहा 16, तो सिस्टम बता रहा है कि 16 किस इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे। क्या मैं फिर से ढूंढना चाहता हूँ? यस। मैंने कहा 24, तो 24 भी फाइंड हो गया। हमने कहा 60, तो 69th इंडेक्स पे। अब हम कुछ ऐसी वैल्यू देंगे जो अवेलेबल ना हो, जैसे 99, तो सिस्टम कह रहा है कि 99 नॉट अवेलेबल। अब मैं फर्दर सर्च नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या सर्च अगेन करना चाहता हूँ, मैंने 0 प्रेस कर दिया, और जैसे ही मैंने 0 प्रेस किया तो प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो चुका है। हम डिस्कशन करना चाहेंगे क्वेश्चन जो हमने दिए थे आपको पांचवें पॉइंटर के बेसिस पे। हमने एक वैल्यू बनाया ए जिसकी वैल्यू 5 थी, माना कि एड्रेस 100 है। अब हमने एक पॉइंटर बनाया है। पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल की एड्रेस को स्टोर करता है, तो इसकी भी खुद की कुछ एड्रेस होगी, जैसे 104। अब पॉइंटर को कभी भी हम वैल्यू असाइन नहीं करते, हम क्या असाइन करते हैं, एड्रेस। और हम जानते हैं कि इसको हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। सो वी आर आस्किंग द सिस्टम टू असाइन एड्रेस ऑफ ए टू बी, तो ए का एड्रेस क्या है, 100। अब यहां पे एक इंडायरेक्शन ऑपरेटर होता है। इंडायरेक्शन का मतलब होता है कि बी जिसे पॉइंट करे उसकी वैल्यू पार्ट, जिसको हम कहते हैं स्टार बी। वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटेड बाय पॉइंटर। तो हमने इसमें प्लस प्लस परफॉर्म किया, तो टेक्निकली किसमें इंक्रीमेंट परफॉर्म होगा, इसमें इंक्रीमेंट परफॉर्म होगा। अब हमने सिस्टम से पूछा ए क्या है, तो सिस्टम कहेगा ए 6 है। अब यहाँ पे हम बी नहीं प्रिंट करवा रहे, बी प्रिंट करते तो एड्रेस प्रिंट होती। हम सिस्टम से करेंगे कि बी जिसे पॉइंट करे उसकी वैल्यू, तो स्टार बी भी क्या प्रिंट होगा, 6, क्योंकि स्टार बी का मतलब आपको मैंने समझाया, पॉइंटर बी जिसे पॉइंट करे उसकी वैल्यू। अब कैंपस क्वेश्चन 5 भी सेम 4 जैसा, लेकिन मैं क्या लगा दिया, कांस्टेंट।
और हमने अभी भी पढ़ा था कि जब हम कांस्टेंट बना देते हैं तो ये रीड ऑनली बन जाता है। अब सिंपल सी बात है, अगर ये रीड ऑनली बन गया तो उस केस में चेंजेस पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में आंसर क्या मिलना चाहिए? एरर, क्योंकि रीड ऑनली वेरिएबल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर देखा था कि जब पास बाय वैल्यू था तो बी को वैल्यू असाइन हो गई थी, और जब हमने प्लस प्लस परफॉर्म किया तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। तो यहाँ पे ए 5 था, बी 6 था। यहाँ पे हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया था। रेफरेंस वेरिएबल का मतलब है नई कॉपी क्रिएट ना हो, जिसको ए पॉइंट करे उसी को ही बी पॉइंट करा था। जब हमने प्लस प्लस परफॉर्म किया तो यहाँ पे 6 हो गया, तो ए मिला था 6, बी मिला था 6। लेकिन सेम इसी में जब हमने कांस्टेंट लगा दिया तो रीड ऑनली बन गया। अब क्योंकि रीड ऑनली बन गया तो उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। हम डिस्कशन करना चाहेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में, जो कि मोस्टली सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है। जो डेफिनेशन में सी प्लस एस में कवर करूंगा एग्जैक्टली वही डेफिनेशन जावा में भी काम आएगी, सी शार्प में भी। अब पाइथन में भी कंस्ट्रक्टर है, लेकिन पाइथन में उसका नाम इनिट रखा जाता है। तो देखिए कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है। इट इज ए स्पेशल फंक्शन since it get called automatically when we create instance object of the class। हमने कहा था कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन को क्या कहते हैं? इंस्टेंशिएशन। तो कंस्ट्रक्टर कैसा स्पेशल फंक्शन है जो अपने आप कॉल होता है, जबकि बाकी फंक्शंस को हमें कॉल करना पड़ता है। तो मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे ये ध्यान है कि स्पेशल फंक्शन है जो अपने आप कॉल होता है, कब? ड्यूरिंग इंस्टेंशिएशन। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास with some initial value। तो कभी कभी हम चाहते हैं कि क्लास के जो मेंबर्स हैं उनकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज या इनिशियल वैल्यूज हो, तो हम किस में स्पेसिफाई कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर में। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जो डेफिनेशन में सी प्लस में पढ़ा रहा हूँ वही जावा में और सी शार्प में भी एप्लीकेबल है। तो पहली पॉइंट क्या है? इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम। जो कि हमने कहा था कि पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में इसका नाम हम क्या रखेंगे? इनिट। तो इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम। तो अगर क्लास का नाम सर्कल है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा? सर्कल। इट डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। Not even void। Now this is campus question, जैसे वाइवा क्वेश्चन भी कह सकते हैं। एरर इफ वी स्पेसिफाई। तो कॉलेज के वाइवा में आपसे टीचर पूछेंगी कि कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता है, लेकिन बाय चांस हम लगा दे तो क्या होगा? तो उस केस में आंसर आपको देना पड़ेगा कि क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। हालांकि ऐसा जावा में नहीं होता, जावा में डिफरेंट रूल्स चलते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम सी प्रोसेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो सी प्रोसेस में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? एरर आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, इट कैन टेक 0 or more parameters and can be overloaded। हमने ओवरलोडेड का मतलब पढ़ा था, मीन्स मल्टीपल डेफिनेशंस। जैसे पहला 0 पैरामीटर्स। अगर 0 पैरामीटर्स हैं तो उसको हम कहेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
सेकंड, वन और मोर पैरामीटर्स, तो वो कहलाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी जब आप लोगों के लिए मैं कोडिंग करूंगा तो इससे शॉर्ट में मैं डीसी लिखूंगा, तो वेन एवर आई राइट डीसी मीन्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और जब भी मैं पीसी लिखूंगा तो मीन्स पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास, अगर हम उसी क्लास का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कैंपस में काम आएगी। इफ नो कंस्ट्रक्टर is defined in the class, only then compiler automatically creates do nothing default constructor। तो कैंपस में से कहा जाएगा कि अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन ना करें क्लास में तो क्या होगा, तो उसके समय कंपाइलर अपनी तरफ से क्या बना देगा, डू नथिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगेन कैंपस क्वेश्चन 4, इफ एनी कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड बाय प्रोग्रामर देन कंपाइलर विल नॉट जनरेट एनी कंस्ट्रक्टर। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया तो अपने आप क्या बन जाएगा, डू नथिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अच्छा, डू नथिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स कैसा है, जैसे क्लास सर्कल है, तो उसके अंदर एक और फंक्शन बन जाएगा, किस नाम का, हमने पढ़ा था कि जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम है, तो अपने आप क्या बन जाएगा, सर्कल और ये एम्प्टी ब्रैकेट्स। तो इस एम्प्टी ब्रैकेट्स को हम क्या कहेंगे, डू नथिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो मैं ये सब हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि सिंटेक्स की बात की जा रही है, तो सिंपली कंस्ट्रक्टर नहीं, मैं क्लास नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम जैसा होता है, तो उसको हम कहेंगे डू नथिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज नॉट इनहेरिटेबल to the child class during inheritance। आगे चल के हम inheritance पढ़ने वाले हैं, तो it is not inheritable to the child class during inheritance but child can call it। दो अलग चीजें हैं, चाइल्ड इनहेरिट तो नहीं करता लेकिन कॉल कर सकता है, किसको, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को। When object of child class is created, then constructor of parent get called first to initialize inherited data members। तो आगे चल के जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि चाइल्ड अपने पेरेंट के फीचर को भी इनहेरिट करेगा। जैसे हमने बनाया रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल में क्या था, लेंथ एंड ब्रेड्थ, अब क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है, तो टेक्निकली क्यूबॉइड का कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, रेक्टेंगल का, जिससे कि हम क्या इनिशियलाइज कर पाए, लेंथ एंड ब्रेड्थ। अच्छा, आगे चल के हम पढ़ेंगे वर्चुअल फंक्शन। तो इट कैन नॉट बी वर्चुअल, हालांकि आपको अभी इस बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे चल के हम पढ़ेंगे वर्चुअल फंक्शन। जब हम वर्चुअल फंक्शन पढ़ेंगे तब हम इस चीज को बेहतर समझेंगे। इन C++ इट कैन बी कॉल्ड implicitly। implicitly का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, या फिर
एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है मैन्युअली, और तीसरा होता है डायनेमिकली एट रन टाइम। तो जहां हमारे सी प्रोसेस में तीन तरह से हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, इम्प्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली और डायनेमिकली, वहां जावा और सी शार्प में एक ही ऑप्शन है कि वहां पे कंस्ट्रक्टर हमेशा कैसे कॉल होता है, डायनेमिकली। जैसे से कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है वैसे होता है डिस्ट्रक्टर फंक्शन, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये केवल सी प्रोसेस में है। बाकी जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उनमें ये नहीं है। कंस्ट्रक्टर मोस्टली सभी में, लेकिन डिस्ट्रक्टर केवल सी प्रोसेस में। इट इज ऑल्सो अ स्पेशल फंक्शन but executes only when execute once when only when lifetime or scope of an object ends। तो कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन कभी ना कभी उस ऑब्जेक्ट की डेथ होगी। कब? जब उसका स्कोप एंड होगा। जैसे आपको देखो हमने मेन प्रोग्राम बनाया था, मेन प्रोग्राम में हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे, जैसे ये एरे ए बनाया था, तो यहां पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन हम कहते हैं इससे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स एंड हियर, क्योंकि जैसे मेन फंक्शन खत्म होगा तो जितने भी वेरिएबल हमने बनाए थे सबके सब वेरिएबल एंड हो जाएंगे, तो यहाँ पे उसका क्या कॉल हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर। अब सवाल होता है कि डिस्ट्रक्टर का यूज क्या है। डिस्ट्रक्टर का एप्लीकेशन है टू फ्री अप मेमोरी स्पेस या डीलोकेट मेमोरी स्पेस, allocated to the object। तो जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट में से मेमोरी फ्री अप करनी हो तो हम क्या बना सकते हैं, डिस्ट्रक्टर। अब कैंपस में पूछा जाएगा कि जावा वगैरह में क्यों नहीं है। मॉडर्न लैंग्वेजेस हैव concept of AGC, automatic garbage collector, that automatically free up the memory। तो AGC एक यूटिलिटी है जो कि अपने आप क्या कहते हैं, मेमोरी को फ्री कर देती है, जिस कारण से डिस्ट्रक्टर को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहली पॉइंट है, इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम। अब टीचर आपसे वाइवा में पूछेंगे कि अगर ये नाम, ये डेफिनेशन सेम है और ये डेफिनेशन भी सेम, तो डिफरेंस कहाँ आया। तो डिफरेंस क्या आया, प्रेसिडेड बाय टिल्ड साइन। आपके कीबोर्ड में जहां एस्केप बना हुआ है, जस्ट उसके नीचे ये की बनी हुई है, इसे शिफ्ट के साथ प्रेस करना पड़ता है। इट नाइदर टेक्स पैरामीटर नॉर हैव एनी रिटन टाइप। तो इसमें पैरामीटर्स भी पास नहीं करते हैं और ना ही इसका कोई रिटन टाइप होता है। इट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। एस डू नॉट हैव अ पैरामीटर। ओवरलोडिंग करने के लिए पैरामीटर चाहिए होते हैं, क्योंकि पैरामीटर्स है ही नहीं तो ओवरलोडिंग नहीं कर सकते।
इट इज नॉट इनहेरिटेबल टू चाइल्ड। तो जैसे से कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेबल नहीं है वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी इनहेरिटेबल नहीं है। व्हेन चाइल्ड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, then destructor of child and then parent get called। जैसे हमने क्यूबॉइड की बात की थी, तो जब क्यूबॉइड डिस्ट्रॉय होगा दोस्तों तो क्यूबॉइड का तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ रेक्टेंगल का डिस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। क्यों? क्योंकि क्यूबॉइड ने कुछ प्रॉपर्टीज किससे इनहेरिट की थी? रेक्टेंगल से। इट कैन बी वर्चुअल। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आगे चलकर हम वर्चुअल की बात करेंगे तो ये आपको मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप पहले से देखना चाहें तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। तो आगे चल के हम वर्चुअल डिस्ट्रक्टर को डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या होता है। यहाँ हमने बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है। क्लास का नाम दिया ए। डेफिनेशन के हिसाब से कंस्ट्रक्टर का नाम और डिस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम जैसा होता है, तो हमने नाम देखिए क्लास के नेम जैसे दिया है। बस पहचान क्या डिस्ट्रक्टर की कि डिस्ट्रक्टर के आगे क्या आ गया? टिल्ड साइन। हम मैसेज कुछ भी दे सकते थे। हमने यहाँ पे मैसेज दिया ADC। मेन प्रोग्राम में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमने पढ़ा था कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इस कारण से वो किसे कॉल करेगा? ADC को। लेकिन हम जानते कि यहाँ पे स्कोप एंड हो गया। अब क्योंकि स्कोप एंड हो गया तो डेफिनेटली क्या कॉल हो जाएगा? डिस्ट्रक्टर। तो एग्जाम में हमें डेफिनेशन भी लिख के आनी पड़ेगी और छोटा सा एक एग्जाम्पल प्रोग्राम भी लिख के आना होगा कि कैसे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का यूज किया जा सकता है।